कुछ दिनों पहले की ये बात है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज हुई और टॉप पे स्थान था फिनलैंड का। लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ, लेकिन इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज। और इंडेक्स तो देखो ये कहता है हैप्पीनेस के मामले में ना, इंडिया लीबिया, इराक, पैलेस्टीन, नाइजर इन देशों से भी पीछे है। यूपीएससी ने 2014 में हैप्पीनेस पे क्वेश्चन पूछा था, एथिक्स में सीधा सीधा, हैप्पीनेस क्या है, आप कब हैप्पी होते हो, इस टाइप का क्वेश्चन था। कोट भी आज एथिक्स का ही है, हैप्पीनेस इज ए चॉइस। देखो सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूं, लाइफ में ना बहुत कुछ हमारे साथ घटित होता है। जो कुछ घटित होता है कई बार वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन ना हमारा रिएक्शन जरूर हमारे कंट्रोल में होता है। हम कैसे रिएक्ट करेंगे, आपने देखा होगा, कल परसों ही मैंने एग्जांपल दिया था, कुछ लोग छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा लड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बाद में उनको नुकसान होता है, रिलेशनशिप में नुकसान होता है, कई बार फाइनेंशियल लॉस होता है गुस्से की वजह से, इमोशंस ना कंट्रोल कर पाने की वजह से। तो हैप्पीनेस ना एक चॉइस है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, परिवार में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हैं वो आपके कंट्रोल में है। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं कंट्रोल होता। देखो जो मेंटली स्ट्रोंग है, जिसे पता है कि जो आप कर सकते हो आपने कर दिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो वो उस सिचुएशन में भी काम रहेगा। अदरवाइज तो देखो लाइफ में कभी ऐसा होगा ही नहीं जब इश्यूज नहीं होंगे। इश्यूज तो हमेशा आएंगे। जो लोग सिलेक्ट हैं उनसे मेरी बात होती है, उनके लाइफ में बहुत अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो हैप्पीनेस एक गोल नहीं है, मैं ये अचीव कर लूँगा तो शायद खुश हो जाऊँगा, मैं ये शायद ये बन जाऊँगा तो फिर मेरा जीवन में खुशी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हैप्पीनेस हमेशा इंटरनल होती है, रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करती, पोस्ट पे डिपेंड नहीं करती। लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों में जब हम इंटरेस्ट लेंगे ना, छोटी से छोटी चीज़ों में, मैस में खाना खाने गए, खाना खाते खाते आपस में किसी एस्पायरेंट के साथ बात हो गई, हंस के बात कर ली, क्यूरियोसिटी से कुछ पूछ लिया, जान लिया, ऐसे लम्हों में भी हम हैप्पीनेस निकाल सकते हैं, बजाय हमेशा उदास रहें। समझ गए? डेट आज की देखो 9 मई 2024 है। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ईरा ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 दोनों से इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा आर्टिकल है। चुने हुए प्रतिनिधियों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा क्या स्किल्स होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन उठता है ना, चुने हुए प्रतिनिधि पढ़े लिखे होने चाहिए। क्या सिर्फ पढ़े लिखे हों? डिग्री तो आजकल वैसे भी मिल जाती है, सिर्फ पढ़े लिखे होने से काम चल जाएगा? और कौन सी स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल फिर कॉल सेंटर्स की जॉब जा रही है हमारे देश से, एआई की वजह से कॉल सेंटर्स बर्बाद हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ईरा ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इंडिया में इस बार जो इलेक्शन हो रही हैं, 98 करोड़ वोटर्स एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, यानी अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। आप वर्ल्ड में कोई ऐसा देश बताइए जहां इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल मैंडेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में टोटल देखो 795 एमपीज इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला के। 123 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 32 लाख, एग्जैक्टली 31.8 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल गवर्नमेंट में। ये सब मिलके जनता के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ये इंश्योर करते हैं हर एक लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, हर एक लेवल पे उन पॉलिसीज का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो। ये सारे चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को उठाते हैं। अलग अलग लेवल्स पे एमपी हैं तो पार्लियामेंट में, अगर एमएलएज हैं तो स्टेट असेंबली में, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, या फिर ग्राम पंचायत में, या फिर कमेटीज़ में, अलग अलग लेवल्स पे। देखो टोटल लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं ना, उनमें से 75% मेंबर्स ग्रेजुएट हैं और 64% जो एमएलएज हैं वो ग्रेजुएट हैं।
अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको ही पता है चुने हुए प्रतिनिधियों का रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने में। तो अगर इतने ज़्यादा लोकसभा मेंबर्स ग्रेजुएट्स हैं तो देखो अच्छी चीज़ है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है अच्छा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, या फिर दूसरी स्किल्स भी चाहिए? राइटर कहते हैं हाँ, दूसरी स्किल्स ज़रूर चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले है बिहेवियरल स्किल्स, दूसरे नंबर पे फंक्शनल स्किल्स, और तीसरे नंबर पे डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसीज। एक एक करके हम डिटेल से तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को जो बिहेवियरल स्किल्स चाहिए। उनकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देखो, अगर कोई एमपी एक अच्छा लिसनर नहीं है तो वो जनता की आवाज़ को सुनेगा क्या? कोई एमएलए है, एमपी है, जनता से बात करेगा, अच्छे से सुनेगा, तभी तो वो जनता की प्रॉब्लम को समझेगा ना। अगर देखो चुने हुए प्रतिनिधि में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में जनता की आवाज़ को अच्छे से पहुंचा सकेगा, अच्छे से इशू को एक्सप्लेन कर सकेगा कि जनता जो है क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। सीधी सी बात है, पब्लिक एंगेजमेंट में भी ज़रूरी है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, और संसद में, असेंबली में बोलने के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद कुछ और स्किल्स आती हैं बिहेवियरल स्किल्स में। जैसे देखो, इफ़ेक्टिव लीडरशिप। अब कोई एमपी है, एमएलए है, उसको देखो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना बहुत सारे लोगों से काम करवाना होता है और कई बार सोशल चेंज लाना होता है। तो वहाँ पे अच्छी लीडरशिप स्किल्स अगर हैं चुने हुए प्रतिनिधि में तो वो अपना काम अच्छे से निकलवा सकता है, पूरी टीम को साथ लेके चल सकता है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्किल्स। अब जैसे देखो, 3 बिल पास हुए थे एग्रीकल्चर से संबंधित, उस समय काफ़ी नेगोशिएशन करनी पड़ी फार्मर्स के साथ में, फार्मर ग्रुप्स के साथ में। तो चुने हुए प्रतिनिधियों को ना नेगोशिएशन स्किल्स की बहुत आवश्यकता होती है। कैसे हर प्रकार के इंटरेस्ट को साथ लेके चला जा सके, क्योंकि ना कई बार इशू ऐसे सामने आते हैं, एक ग्रुप बोलेगा यहाँ पे दीवार बननी चाहिए, दूसरा ग्रुप बोलेगा यहाँ पे दीवार नहीं बननी चाहिए, तीसरा ग्रुप बोलेगा यहाँ पे कुछ और बना देते हैं। तो चुने हुए प्रतिनिधि को ना बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में उनके इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए। जैसे देखो, स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस में ना एक चीज़ ने बढ़िया रोल प्ले किया। हालांकि एक आर्टिकल आया था पिछले हफ्ते जो बोल रहा था कि स्वच्छ भारत अभियान सक्सेसफुल नहीं है उतना, लेकिन वो छोड़िए, आप एग्जाम्पल देखिए। राइटर कहते हैं देखो, वुमेन पंचायती राज लीडर्स को ना इन्वॉल्व किया गया, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्योंकि ना वुमेन पंचायती राज लीडर्स थे ना, इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे चेंज इंट्रोड्यूस किया। मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि कूड़ा मत फैलाइए। इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। यह एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने बिहेवियरल स्किल्स की बात की। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी मतलब, अब जैसे देखो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में उसको रूल्स एंड प्रोसीजर का पता होना चाहिए। वो असेंबली में और पार्लियामेंट में जाके ना क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करे, जो बिल्स आते हैं उन पे अपने सजेशन दे, ओपिनियन दे, इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको रेज करे, सरकार कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है उसको इवेल्युएट करे, यूनियन और स्टेट बजट में एफिशिएंट एलोकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे क्वेश्चंस रेज करे। ये सारे काम आने चाहिए किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को। ऐसा नहीं कि हाँ भाई नहा धो के बढ़िया से बैठ गए वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके, बोलने में अच्छे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप करके बैठे हैं, देख रहे हैं सब कुछ क्या चल रहा है, फिर फायदा क्या ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि का? समझ गए ना? फंक्शनल कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें चुना गया है। मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा है। एक बिपिन चंद्रा की बुक हुआ करती थी पहले, मोटे वाली, आजकल उसका इतना यूज़ नहीं है आज यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से। तो उसमें ना एक किस्सा लिखा हुआ है। किस्सा मुझे धुंधला धुंधला सा याद है,
लेकिन आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट में सिर्फ मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। देखो ब्रिटिशर्स ना धीरे धीरे इंडियंस को ना रिप्रेजेंटेशन देते जा रहे थे, प्रेशर के चलते हमारे फ्रीडम फाइटर्स प्रेशर डालते जा रहे थे अंग्रेज़ों पे, तो वो धीरे धीरे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने का कम से कम दिखावा तो ज़रूर कर रहे थे, जैसे इंडियंस की संख्या बढ़ा दी। तो 1857 की क्रांति के बाद ना उन्होंने बोला कि हम जो काउंसिल होगी ना उसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे। तो 3 जिनको नॉमिनेट किया गया ना वो राजा थे, किंग थे, प्रिंस थे। तो ना जब काउंसिल की मीटिंग होती ना तो एक राजा ना बहुत उत्साहित होते मीटिंग में, जोर जोर से ताड़ियां बजाते और हाथ भी खड़ा करते इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। जब पूछा जाता कि कौन कौन इस बिल के पक्ष में है, तो बाद में उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हें इंग्लिश तो आती नहीं और काउंसिल की पूरी बातें इंग्लिश में चल रही हैं। इंडियंस वहाँ पे बहुत कम, सारे के सारे अंग्रेज़ थे, इंडियंस के मैटर पे डिसाइड कर रहे थे, लेकिन तुम हाथ भी खड़ा कर रहे, ताड़ियाँ भी बजा रहे, तो तुम्हें मतलब कैसे कर रहे थे तुम? उस समय AI वगैरह तो थी नहीं। तो पता क्या रिप्लाई करते हैं राजा कहते हैं कि हाँ यार मुझे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन ना मैं वाइसरॉय को देख रहा था, जैसे ही वाइसरॉय हाथ खड़ा करते मैं भी खड़ा कर देता, जैसे ही वाइसरॉय ताड़ी बजाते मैं भी ताली बजाता, जैसे ही वाइसरॉय टेबल पे थप्पी मारते तो मैं भी टेबल पे थप्पी मारता। मैं सब कुछ उनको देख देख के कर रहा था। तो ये हाल था। तो मतलब ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए जो बस दूसरों को देख देख के वही करते जाएं, ऐसा नहीं होने चाहिए। इसलिए ये किस्सा रेलेवेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे 2022 में ना एक MP ने ना 0 आवर में इशू रेज किया कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई रेगुलेशन नहीं है और खुलेआम धूम्रपान करते हुए हीरो को, विलेन को दिखाया जाता है, कम से कम कोई तो वार्निंग होनी चाहिए। तो बाद में OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी वार्निंग आना स्टार्ट हो गई। और ये कब हुआ? जब एक MP ने ये इशू रेज किया। बढ़िया एग्जाम्पल है ना। इसी प्रकार से 2014 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए। सरकार ने उस प्राइवेट मेंबर बिल को तो नहीं पास होने दिया, लेकिन सरकार पे प्रेशर आया। 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पास हो गया। तो मतलब चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार की पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब नेक्स्ट है डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसी। डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसी मतलब देखो, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित नीड्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये नहीं कि वो चुने हुए प्रतिनिधि डिग्री लेके आए, लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। उसकी कंस्टिट्यूएंसी में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो हेल्थ के मामले में बेसिक एक्सपर्टीज़ तो होनी चाहिए। हेल्थ केयर लॉज, इंश्योरेंस सिस्टम, ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड, ये सब उसको पता होना चाहिए ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंप्लीमेंट करवा सके। इसके अलावा एक चुने हुए प्रतिनिधि को देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग के बारे में, या फिर रूरल एरियाज में कंस्टिट्यूएंसी है तो रूरल एरियाज के बारे में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बेसिक एक्सपर्टीज। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इन सब एरियाज में ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चुने हुए प्रतिनिधियों को। उसको ये पता होना चाहिए कि इन सब एरियाज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं, ताकि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करवाया जा सके। अगर देखो पता होगा ना चुने हुए प्रतिनिधियों को, तो कितना फायदा होगा आप सोच के देखिए। सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, ये सारी स्किल्स, 3 स्किल्स होनी चाहिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ना सेम स्किल देश के सभी MPs को, सभी MLAs को सिखाई जाए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित सेम कोर्स करवाया जाए। राइटर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि एक इन्वायरमेंट दिया जाए चुने हुए प्रतिनिधियों को जिसमें वो क्रिटिकली सोच सकें, मतलब बढ़िया ढंग से रैशनली सोच सकें और लोकल कंस्टिट्यूएंसी की नीड्स के हिसाब से सॉल्यूशन लेके आएं। इससे इनोवेशन भी आएगा। अगर देखो सेम ही कोर्स करवाया जाएगा, सेम ही स्किल दी जाएगी, तो वो वाली बात हो जाएगी वन साइज डजंट फिट ऑल। इसके अलावा देखो कोलैबोरेशन होना चाहिए अलग अलग बैकग्राउंड के प्रतिनिधियों के बीच और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के बीच। जैसे देखो रूरल डेवलपमेंट का कोई एक्सपर्ट है, इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सब के एक्सपर्ट्स मिल के टीम बनाएंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चैलेंज को सोल्व किया जा सकता है।
इसके बाद राइटर बोलते हैं लास्ट में, अगर देखो इस विजन को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो हमें जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए कर्मयोगी स्कीम आई थी ना, उसी प्रकार का मिशन हमें चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग स्किल गैप को आइडेंटिफाई करो, ये आइडेंटिफाई करो कहाँ पे कमी है, फिर उसके बाद आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दो, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में देखो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ओरिएंटेशन से लेके इंडक्शन प्रोग्राम, ऑनलाइन रिसोर्स दो, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाओ, पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, मेंटरशिप सेशंस दो, जैसे यूपीएससी में है उसी प्रकार से इलेक्टेड ऑफिशियल्स के लिए भी मेंटरशिप सेशन होने चाहिए, रेगुलर इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, ये सब जरूरी है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए ना, हम ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज है, नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये सब हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसके बाद पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल देने के काम आ सकते हैं और तो कुछ नहीं। तो कुल मिला के देखो यही आर्टिकल था, एथिक्स में काम का ये आर्टिकल है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के कॉल सेंटर्स से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो टीसीएस के ना सीईओ हैं कीर्ति वासन, इन्होंने ना हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि एआई जो है जल्द ही इंडियन कॉल सेंटर्स में बहुत सारी जॉब ले जाएगी, मतलब कॉल सेंटर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा एआई। देखो पूरा स्टोरी की फॉर्म में हम ये इशू समझते हैं। जैसे ही देखो 2000 आया, नई शताब्दी की शुरुआत हुई, मोबाइल फ़ोन का चलन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन परचेज करने लगे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ना एक मौका दिखा कि यार पहले तो कस्टमर से बात करना इतना मुश्किल हुआ करता था, क्यों ना अब हम ऐसे लोग रखें जो टेलीफोन पे सीधा कस्टमर से बात कर सकें, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकें, कस्टमर की जो भी शिकायतें हैं उनका समाधान कर सकें, मतलब कस्टमर को हर प्रकार की सर्विस दे सकें। तो कॉल सेंटर्स का बूम आने लगा। कॉल सेंटर्स का बूम आया तो बाद में वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को ये लगा, जैसे यूएस में, यूके में, कि यार कॉल सेंटर्स की ना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। उनको लगा इंडिया जैसे देश, वो तो बहुत सस्ते हैं, वहाँ पे लेबर तो बहुत सस्ती है। अगर यूएस का कोई बंदा कॉल सेंटर की जॉब के लिए 1 लाख रुपए लेता है तो इंडिया का पर्सन 20,000 में वही काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, समझे? और इंडिया में देखो सिचुएशन बिल्कुल अनुकूल थी कॉल सेंटर बूम के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, लेबर बिल्कुल सस्ती। दूसरा, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था, बढ़िया। तीसरा, हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी आसानी से मिल जाते हैं। सरकार की पॉलिसीज भी सपोर्टिव, क्योंकि सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना चाहती है ना, हमारे देश में तो जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके फॉर्च्यून 500 यानी वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज, उसमें से ना बहुत सारे कंपनीज ने अपना जो कॉल सेंटर्स है ना, ये जो जॉब्स है ना कॉल सेंटर वाली, वो आउटसोर्स कर दी इंडिया में। या तो उन्होंने इंडिया में अपना ऑफिस खोल लिया, या फिर इंडिया की किसी लोकल फर्म को काम आउटसोर्स कर दिया कि भैया आप ही संभालिए हमारे कॉल सेंटर वाला काम। तो इन्हीं कॉल सेंटर्स की वजह से देखो इंडिया में ना 5 मिलियन जॉब्स जनरेट हुई और $180 बिलियन की वैल्यू क्रिएट हुई है। देखो $180 बिलियन की मार्केट क्रिएट हुई और 5 मिलियन जॉब्स जनरेट हुई। हालांकि देखो वर्ल्ड की जब बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने इंडिया में काम आउटसोर्स किया कॉल सेंटर्स वाला, तो इनके खिलाफ लोकल यानी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए यूएस में, यूके में, कि भैया आप दूसरे देशों को जॉब दे रहे हो, यहाँ पे लोकल जॉब्स की कमी हो रही है, पैसा बचाने के चक्कर में आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो। ट्रंप बार बार ये इशू उठाते हैं, तो ये सब चलता रहा। बट देखो अब ना ये जो जॉब्स है ना कॉल सेंटर वाली, वो खतरे में है, ये कहना है टीसीएस के सीईओ कीर्ति वासन का। इनका कहना है अब देखो एआई आ गई, तो चैटबॉट आपने भी देखे होंगे, जोमेटो स्विगी पर आप कुछ ऑर्डर देते हो, आपकी कोई शिकायत है, खाना बेकार आ गया, तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर वाले एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करते, किसी ह्यूमन बीइंग से बात नहीं करते। आप शिकायत करते हो तो कंप्यूटर आपसे बात करता है, मतलब चैटबॉट आ गए हैं। अभी कोई भी शिकायत है
तो पहले आप चैटबॉट से बात करिए, आप लिखिए आपकी समस्या क्या है। चैटबॉट में ना सारा का सारा डेटा फीड होता है, सारी की सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान क्या है वो भी फीड होता है। मतलब चैटबॉट की सहायता से ना कोई भी कंपनी पूरा प्रयास करती है कि कंप्यूटर ही यानी एआई ही कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व कर दे और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से उसका जो संपर्क है वो कम से कम हो। ऐसा करके देखो ये जो कंपनीज है ना वो अपनी कॉस्ट बचा रही हैं बहुत ज़्यादा। जहां पहले देखो 50 लोग हायर करने पड़ते थे, लेकिन अब चैटबॉट के आने से और ज़्यादा कम लोग हायर करने पड़ते हैं, 50 के बजाय 30। और आगे आगे जितना देखो चैटबॉट की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो देखो लोगों की संख्या बल्कि और भी ज़्यादा कम होती जाएगी हायरिंग में। अभी तो हमें पता लग जाता है कंप्यूटर बोल रहा है, लेकिन अब जिस हिसाब से एआई को ट्रेन किया जा रहा है, इवन जनता को पता भी नहीं लगेगा कि कंप्यूटर से बात हो रही है या फिर रियल ह्यूमन बीइंग से बात हो रही है। हालांकि देखो बहुत बार ऐसा होता है इन चैटबॉट्स में ना इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया और प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, बार बार आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट वापस नहीं ले रहे हैं। तो कंप्यूटर वाले के अंदर में चैटबॉट के अंदर इमोशंस थोड़ी ना होते हैं, वो तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास में थोड़ा बहुत चलो इमोशन है या फिर कई बार नहीं भी होते हैं। बट एक सर्वे में, इसी आर्टिकल में ना सर्वे की बात कही गई है, 81% लोगों से जब सर्वे किया गया ना तो वो कहते हैं कि हम इंतजार कर लेंगे, बट भैया हमें कंप्यूटर से बात नहीं करनी, हमें इंसान से बात करनी है अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। तो आज के समय में जितने चैटबॉट्स हैं ना उनमें एम्पैथी वगैरह कुछ नहीं है। और वैसे देखो इन चैटबॉट से सिर्फ पैसा नहीं बचता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा बचता है। ये चैटबॉट्स 24/7 अवेलेबल हैं। जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो ज़्यादातर दिन में काम करते हैं ना, हालांकि ज़्यादा लोग हायर करके आप रात को भी उनसे काम करवा सकते हो, बट ये चैटबॉट्स तो देखो 24 घंटे सातों दिन पूरे साल काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। अब कॉल सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स बात करते हैं, उनका मूड आज अच्छा नहीं है, इन्फॉर्मेशन वो कई बार ढंग से नहीं बता पाते, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, लेकिन चैटबॉट्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में काफ़ी एफिशिएंट रहता है। सही इन्फॉर्मेशन ये चैटबॉट्स प्रोवाइड करते हैं। आगे आगे तो देखो एआई जितना एडवांस होगी ना, एआई अपने आप से पहले ही प्रोएक्टिवली ये पता लगा लेगी कि कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी ये एआई वाली टेक्नोलॉजी। या फिर प्रॉब्लम आ गई तो अपने आप से टिकट जनरेट हो जाएगी, अपने आप से पूरा सिस्टम काम पे लग जाएगा कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो कुल मिला के देखो कॉल सेंटर वाली जो जॉब है ना वो तो कम होने वाली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब नई जो सरकार आएगी ना उसको देखो प्रोएक्टिवली कोशिश करनी चाहिए कि कॉल सेंटर में अभी जो 5 मिलियन लोग लगे हुए हैं इनको या तो देखो अपस्किल किया जाए या फिर रीस्किल किया जाए। अपस्किल का मतलब तो देखो ये है कुछ नई स्किल देना। नई स्किल मतलब जिनकी डिमांड है, फॉर एग्जांपल एआई रिलेटेड जॉब्स की आज के समय में डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स की आज के समय में डिमांड है। और रीस्किल का मतलब ये होता है अभी जो लोग काम कर रहे हैं ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा एडवांस करना, उन्हें नए नए सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग देना, मतलब कुछ ऐसी स्किल उन्हें फिर से देना जिससे एम्प्लॉयज़ ना वो काम कर सकें जो मशीन नहीं कर सकती। समझे, मतलब मशीन से वो थोड़ा तो कम से कम बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये है रीस्किल का मतलब। कुल मिला के देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, ये बात सच है। एआई चैलेंज है। अब सरकार बजाय रिएक्टिव एक्ट करे कि जब जॉब चली जाए फिर सरकार सोचे अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये तो देखो होने वाला है और दिखना भी स्टार्ट हो गया है, हमारे सामने है किस प्रकार से हम किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं, चैटबॉट से ही हमारी बात होती है। तो सरकार को अब ना प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेने चाहिए, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक आर्टिकल है, गुजरात इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज टॉलरेंस। राइटर कहते हैं देखो प्रधानमंत्री मोदी ना कई बार गुजरात जाते हैं ना तो वो गुजराती में बोलने के बजाय वो हिंदी में बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात है क्योंकि जब वो एज ए मुख्यमंत्री काम कर रहे थे ना गुजरात में तब वो गुजराती बोलते थे। 2017 में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि वो गुजरात में हिंदी क्यों बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो गुजरात में कोई प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेता हूँ, अगर मैं गुजराती में स्पीच दूंगा तो सिर्फ लोकल लोग
समझ सकते हैं, लेकिन कई बार मैं ऐसे इश्यूज उठाता हूं, मैं चाहता हूं कि पूरा देश उन इश्यूज पे गौर करे, उन बातों को जाने। चलो देखो, ये तो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित बात है। वैसे देखो, गुजरात में ना हिंदी को लेके राइटर कहते हैं कोई एंटी हिंदी वाला फीलिंग नहीं है। वहाँ पे इतने माइग्रेंट वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, बाहर के इतने लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी गुजरातीज हिंदी को समझते हैं, और कोई भी हिंदी में बात करे, या फिर ऐसा कोई बाकी राज्यों में कई बार कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ पे काम करना है तो गुजराती लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या फिर दुकानों के जो नाम हैं वो गुजराती में होने चाहिए। ऐसा कोई मूवमेंट गुजरात में नहीं देखने को मिला है। तो गुजरात एक अच्छा एग्जाम्पल है लैंग्वेज टॉलरेंस का। यहाँ पे देखो, जैसे ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं, आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो गुजराती में बात करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स या बाहर के जो लोग काम करने के लिए जाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग जगहों पर बोली जाती है गुजरात में, और लैंग्वेज को लेके अच्छी खासी टॉलरेंस है। तो यहाँ से ना वो इशू निकल के आता है, क्या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। इस पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, और बहुत ज़्यादा इशू जो है हमेशा ये सुर्खियों में आता रहता है, एवरग्रीन इशू है। तो इस पर एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से आप देख लीजिए हिंदी को। देखो, बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। हमारे देश में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मतलब कौन सी भाषा के स्पीकर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? हिंदी के। देश में 57.09% जो स्पीकर्स हैं वो हिंदी के हैं। दूसरे नंबर पे बंगाली लैंग्वेज है। 8.85% देश की जनता जो है वो बंगाली बोलती है। उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी देखो प्री में पूछ सकती है। तो क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? आंसर है नो। संविधान में देखो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, किसी भी लैंग्वेज को देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है संविधान में। जैसे देखो, हमारा नेशनल फूल है, नेशनल एनिमल है, हमारी कोई नेशनल भाषा नहीं है। भाषा का जो इशू है हमारे देश में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 1960s में इवन दंगे हो गए थे साउथ इंडिया में। उस समय सरकार हिंदी को पूरे देश में लागू करना चाहती थी, तो एंटी हिंदी राइट्स हुए थे, खास करके तमिलनाडु में। तो लैंग्वेज का इशू बहुत बड़ा इशू है। कई सारे देशों का निर्माण हुआ है लैंग्वेज के इशू पर। जैसे इंग्लिश बोलने वालों के लिए अलग से देश इंग्लैंड, फ्रेंच बोलने वालों के लिए फ्रांस, जर्मन बोलने वालों के लिए जर्मनी। तो अनेकों देशों का निर्माण हुआ है लैंग्वेज के आधार पर। अब बात करते हैं हमारे देश में संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है लैंग्वेज से संबंधित। सबसे पहले है आर्टिकल 343। इस आर्टिकल में बोला गया कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और जो नंबर होंगे वो देवनागरी स्क्रिप्ट वाले नहीं होंगे, नंबर ये वाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो लिखे जाते हैं ना, नंबर्स ये वाले। और वैसे हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बट देखो, संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी, ऐसा बोला गया था आर्टिकल 343 में। बट देखो, 15 साल तो अभी बीते ही नहीं थे, उससे पहले ही कई सारे राज्यों में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि हिंदी को अब पूरे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले ही एक एक्ट आ गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इस एक्ट में यह क्लैरिफाई किया गया कि इंग्लिश को बाद में भी कंटिन्यू किया जा सकता है। 1965 के बाद भी इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जा सकता है। पॉइंट समझ गए ना? शुरू में आर्टिकल 343 में बोला गया था कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक सिर्फ इंग्लिश को कंटिन्यू किया जा सकता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बाद में सिर्फ हिंदी रहेगी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन जब 15 साल बीतने वाले थे उससे पहले ही अलग अलग राज्यों में विरोध स्टार्ट हो गया कि आप सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करोगे। तो उन राज्यों के कहने पर दबाव में आके सरकार ने ये पार्लियामेंट से एक्ट बनवाया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसमें यह बोला गया कि इवन 15 साल बीत जाने के बाद भी, यानी 1965 के बाद भी इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जा सकता है हिंदी के साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 346। आर्टिकल नंबर 346
देखो विभिन्न राज्य आपस में किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, या फिर कोई राज्य और यूनियन गवर्नमेंट आपस में किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, उससे डील करता है ये आर्टिकल 346। यहां पर देखिए, दिस आर्टिकल इज अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ये आर्टिकल देखो कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ऑथराइज्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का। लेकिन अगर देखो दो या दो से अधिक राज्य एग्री करते हैं इस बात पे कि हमारा कम्युनिकेशन हिंदी में होना चाहिए, तो हिंदी भी यूज की जा सकती है। तो ये है आर्टिकल 346 जो डील करता है विभिन्न राज्यों के बीच में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल होगी और एक राज्य और यूनियन के बीच में कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा। इसके बाद है आर्टिकल 347। ये जो आर्टिकल है ये देखो प्रेसिडेंट को पावर देता है, शक्ति देता है कि आप किसी भी स्टेट में किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रेसिडेंट को पावर देता है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन देखो कंडीशन है, उस राज्य के ज्यादातर लोग ना इस बात से सहमत हो कि हाँ इस लैंग्वेज को हमारे राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, तभी प्रेसिडेंट फिर उस लैंग्वेज को किसी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, पूरे राज्य की या फिर राज्य के किसी पार्ट की। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। इसके बाद आर्टिकल 351 है। ये जो आर्टिकल है बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले सकती है। बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स लेती भी है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। अब देखो हिंदी को ना पूरे देश की नेशनल लैंग्वेज बनाने में ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे देखो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो हिंदी को काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, और इसके देखो फायदे भी हैं। हिंदी छोड़िए, चलो मान लीजिए एक लैंग्वेज है और वो पूरे देश में बोली जाती है, समझी जाती है, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसीलिए मान के चला जाता है कि हिंदी को ही एक नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो देखो इससे ना देश में ना यूनिटी बढ़ती है, एकजुटता बढ़ती है। लेकिन ना हिंदी को आप प्रमोट करो, लेकिन दूसरे लोकल लैंग्वेजेस को सेक्रीफाइस करके नहीं। समझ गए? एक सीधा सीधा मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं इसका। जब देखो मान लीजिए कोई बंगाली पर्सन केरल में आता है, कोई बंगाली पर्सन कोलकाता से आता है केरला में, K2K। अब जो बंगाली पर्सन है उसको मलयालम नहीं आती, और जो केरला का पर्सन है उसको बंगाली नहीं आती, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, ऐसी सिचुएशन में दोनों इंग्लिश का इस्तेमाल करें, इससे अच्छा है कि दोनों हिंदी का इस्तेमाल करें। समझ गए? मतलब जहां देखो आप बोल रहे हो आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, बट जहां पे आपको ना बोलना पड़े मदर टंग लैंग्वेज को छोड़ के किसी दूसरी लैंग्वेज में, तब आप इंग्लिश के बजाय हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो। यह सॉल्यूशन है। मतलब हिंदी को डेवलप किया जाए इंग्लिश के रिप्लेसमेंट में, ना कि किसी लोकल लैंग्वेज के रिप्लेसमेंट में। हिंदी का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए किसी लोकल लैंग्वेज के साथ में। सरकार हिंदी को प्रमोट करे, इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें। हिंदी बोलने वालों की संख्या इंक्रीज हो तो जो लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, जैसे तमिल, मलयालम, इनको बोलने वाले लोगों की संख्या भी इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या इंक्रीज हो रही है और जो लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो हिंदी डोमिनेट कर जाएगी। बट यहां पे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है सरकार ना हिंदी को इंपोज ना करे। मतलब कोई चीज देखो, ये लैंग्वेज का जो इशू है ना, जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर से जुड़ा इशू है, ये इमोशन से जुड़ा इशू है। ऐसी चीजों को ना आप इंपोज नहीं कर सकते। धीरे 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 आप हिंदी को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन अगर आप जानबूझ के फोर्स से करोगे, डर दिखा के करोगे कि आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, फिर तो लोग बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ये तो एथिक्स में भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं
कि किसी से देखो डरा के काम नहीं करवाया जा सकता। दिक्कत यही है, कई बार सरकार की तरफ से ना ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं कि इससे लगता है कि हाँ, दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो ऑर्डर पास कर रही है, और फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स को अच्छा नहीं लगता कि हमारी लैंग्वेज को कोई ख़त्म करे, फिर लोग वहाँ पे और ज़्यादा नफरत अपने मन में इनकलकेट कर लेते हैं हिंदी के प्रति। ये गलत है। बट देखो, हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने में ना कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे संविधान के 8वें शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेजेस हैं, तो हिंदी ही क्यों? रीजन साफ तौर पे सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं हिंदी के देश में, तो हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाना रिलेटिवली आसान है। नेक्स्ट, आर्टिकल 350A ये बोलता है कि प्राइमरी स्टेज में सभी बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, और आर्टिकल 350B ये प्रोविज़न करता है एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपॉइंट किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी को सेफ गार्ड किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने से हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे पूरे देश में, ये भी डर है। डिसएडवांटेज रहेगा उन लोगों को जो हिंदी नहीं बोल पाते फिलहाल, और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी उल्लंघन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तब अपनाया गया था जब देश में एंटी हिंदी राइट्स हुए थे, समझ गए? इसके अनुसार 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, ऐसा प्रोविज़न किया गया था। तमिलनाडु ने हालांकि इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नहीं अपनाया था। वहाँ पे 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है। एक पॉइंट ये भी है, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ के अगेंस्ट है। हमारा जो संविधान है वो इंडिया को बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्किंग विद इन फेडरल फ्रेमवर्क। तो ज़्यादातर राज्यों को ना हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पर रिकॉग्नाइज किया गया है, तो एक लैंग्वेज को पूरे भारत की नेशनल लैंग्वेज कैसे बनाया जा सकता है? तो हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाना ये संविधान के आइडियाज़ के अगेंस्ट हो जाता है। और ये चीज़ देखो सरकार की फंक्शनिंग में भी दिक्कत क्रिएट करेगी अगर हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो हिंदी को नहीं समझते, तो उन्हें हिंदी में फाइल्स पढ़नी पड़ेंगी, हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने के अगेंस्ट। आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या हिंदी को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, या फिर जो कुछ अभी चल रहा है यही चलता रहे, ज़्यादा टेंशन्स नहीं क्रिएट होनी चाहिए देश में लैंग्वेज के इशू पर, इससे देश टूटता है? जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस की छुट्टी है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।